So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर सेट्स। तो सेट्स के पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से क्या होता है सेट्स की डेफिनेशन और सेट्स को किस तरीके से हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखा जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और एक सेट और था कुछ नाम था उसका। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। इक्वल सेट क्या होता है ये देखा। और आज हम लोग अपने थर्ड पार्ट में पहुंच गए हैं कहानी को आगे बढ़ाने। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, सभी क्वेश्चन लगभग सही कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फटाफट आ जाते हैं आज के अपने पार्ट पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है। तो चलते हैं कुछ इस तरीके से, एक मिनट। ये रहेगा आज का अपना टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या ही देखेंगे, तो चलते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज यहाँ पर हमें किन चीज़ों को डिस्कस करना है। कुछ इशू है आज, टेक्निकल इशू, तो ये है कि इस स्लाइड में लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेना। ठीक है, अगर दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा सा जूम कर लेना तो चीज़ें दिखाई देंगी। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है सबसे पहले सबसेट्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तीसरा टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, और चौथा लास्ट टॉपिक आज का अपना रहेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, सबसे पहले सबसेट पे आते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेना तो और अच्छी तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। हम और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। कह रहे हैं कि सेट A को हम सबसेट ऑफ सेट B तब बोलेंगे जब हमारे सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B में उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेट हम लोग A ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 5, और एक हमारे पास सेट B है, हम ले लेते हैं इसको 1 3 4 5 6 2। ठीक है, सेट A और सेट B यहां पर दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है भाई साहब ये बताओ कि क्या A जो है वो सबसेट ऑफ B है। सबसेट का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा C रहता है। ठीक है, ये ऐसे ले आते हैं तो A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, A अपना 1 2 5 हुआ, B अपना 1 3 4 5 6 2 हुआ। तो हमने देखा A के जितने एलिमेंट्स हैं, A के जितने एलिमेंट्स हैं B में उपलब्ध हैं, इस वजह से हमारा A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ यहाँ पर और टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। The set Q of rational number is a subset of the set R of real number and we write Q is a subset of R। Q is a सबसेट ऑफ R। क्या मतलब हुआ? देखो भाई, Q जो होता है सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है? तो रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के डब्बे में, रियल नंबर के जो बैग है उसमें तो होंगे ना। रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स। जितने भी तुम नंबर जानते हो इस दुनिया में, सब के सब रियल नंबर में आते हैं ना भाई। तो
रैशनल नंबर भी रियल नंबर में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि Q इज अ सबसेट ऑफ R, जिसमें Q क्या है, हमारा रैशनल नंबर, और R है हमारा रियल नंबर। मतलब Q सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के सब R सेट में अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या रहा है, इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56, अगर हमारे पास, सेकंड पॉइंट कह रहा है, अगर हमारे पास एक सेट है A, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56 के सभी डिविजर्स। तो 56 के सभी डिविजर्स अगर लिखें तो पहला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8, मतलब ऐसे नंबर जो 56 को डिवाइड कर दें। 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएगा, और फिर 14 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 17 भी नहीं होगा, 18, 19, 20, 21, इसके बाद हमको लगता है सीधे 28 होगा, 28 टू 56, और उसके बाद लास्ट में 56। तो A में हमारे इतने नंबर्स आ गए जो कि डिविजर्स ऑफ 56 हैं। B की बात करें, B क्या कह रहा है, सेट B इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56 के प्राइम डिविजर्स। तो 56 के प्राइम डिविजर्स जानते हो ना, इस तरीके से हम कर देंगे, 2 14 जा, 2 7 जा, और 7 1 जा। तो प्राइम डिविजर्स मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम डिविजर्स इसके 2 होगा और 7 होंगे, और ठीक है, 2 और 7 हमारे प्राइम हो जाएंगे। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A। A इज सबसेट ऑफ B नहीं, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल नहीं है, लेकिन B के सभी एलिमेंट्स A में अवेलेबल हैं, इस वजह से B इज द सबसेट ऑफ A हम कह सकते हैं। थर्ड की बात करें तो लेट A इज इक्वल टू 135 and B is equal to X such that X is an odd natural number less than 6। तो less than 6 की बात करेंगे, वो भी odd नंबर की बात करेंगे तो 135 ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं A is a subset of B and B is a subset of A। भाई दोनों जो नंबर्स होंगे, दोनों जो सेट्स होंगे, वो उसमें 135 ही आएगा, इसलिए A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, hence A is equal to B। मतलब ये A और B क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। Let A is equal to A E I O U and B is equal to A B C D। ठीक है, A B C D। जरा देखते हैं क्या अपना वो टेक्निकल इशू सही हुआ है। बहुत ही खराब सिचुएशन चल रही है। टेक्निकल के आगे कुछ करा नहीं जा सकता, ये पता नहीं क्यों आज इंक इसकी स्लाइड्स पे नहीं चल रही है। चलो कोई नहीं, किसी न किसी तरीके से पढ़ाई करनी ही है। तो A E I O U और A B C D, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B का मतलब हो गया कि A के कुछ एलिमेंट हैं जो B में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑल्सो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। B के एलिमेंट हैं वो A में अवेलेबल नहीं है। तो A इज, इस तरीके से लिखेंगे, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, सबसेट का साइन ये है, इज नॉट अ सबसेट का साइन उसको कट कर देंगे। तो इस तरीके की सबसेट की अपनी कहानी है। ठीक है, अब चीजों को और अच्छे से यहां समझते हैं। Let A and B be two sets if A is a subset of B and A not equal to B, then A is called a proper subset of B and B is called superset। ठीक है, अब ये प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, इसको अच्छे समझ लेते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन होगी, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B 1 2 3 4। मतलब A हमारा जो एलिमेंट है, एक सेट है, इसका एलिमेंट क्या है 1
2 3। ठीक है भाई, ए के हमारे क्या एलिमेंट है 1 2 3, ये हमारे बी का सबसेट पड़ेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज, चाहे सबसेट ऑफ बी बोले चाहे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोले, दोनों बात एक ही है, उसमें कुछ कंफ्यूजन मत पालो। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यदि बी जो है हमारा सबसेट, सॉरी सेट जो बी है उसमें ए के सारे एलिमेंट हैं, उसमें ए के सारे एलिमेंट हैं, तो बी हमारा सुपर सेट होगा। मतलब सुपर सेट मतलब उसके पास सभी शक्तियां हैं, उसके पास सभी शक्तियां हैं। जैसे बी के पास ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, इस वजह से बी को हम लोग सुपर सेट बोलेंगे, ए को हम लोग सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, और बी को सुपर सेट बोलेंगे क्योंकि बी के पास ए के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात? सुपर सेट क्लियर हो गया। और प्रॉपर सबसेट और सबसेट एक ही कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग कर दिए हैं। और सुपर सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जिसके पास सभी एलिमेंट्स हों और सेट के। इफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलेटन सेल। मतलब कोई एक ए हमारे पास सेट है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट हो। जैसे बी सेट है, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है ए, इसके पास सिर्फ 1 है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट, ऐसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। आगे चलते हैं। ध्यान रखना एक बात और, जो हमारा एम्प्टी सेट होता है जिसको हम लोग फाई बोलते हैं प्यार से, इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। इसको यहाँ नोट बना के लिख लेना। ठीक है, फाई जो होता है एम्प्टी सेट होता है, ये सभी सेट का सबसेट होता है। क्या बोल रहे हैं समझना। फाई जो सेट है हमारा, कोई सेट है ए जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हर किसी का सबसेट होगा। मतलब मान लो ये कैंसिल नहीं होगा, पता नहीं क्या कहानी चल रही है। A इज इक्वल टू 5, मतलब A जो है इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। B सेट हमारे पास मान लो इसके पास 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। तो अब हम तुमसे पूछें क्या A सबसेट ऑफ B होगा? तो यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है। नल सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, क्योंकि ये फाई इसमें अवेलेबल है। भाई फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो इसमें हो सकता है कि फाई भी अवेलेबल। क्लियर? तो फाई इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। क्लियर बात? ठीक है। आज सिचुएशन बहुत मिट भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या सिचुएशन है। चलो कुछ ना कुछ काम बनेगा। चलो भाई, तो इसी को लेते हैं। हाँ, तो कंसीडर द सेट्स, सेट को अपने कंसीडर करना है। पहला एक सेट दिया हुआ है 5, ठीक है, कॉमा एक ए सेट दिया है, ए में 1 और 3 है, बी सेट 1 5 9 इसके एलिमेंट हैं, और सी में 1 3 5 7 9 है। हमको इंसर्ट करना है ये फिल्म में जो फिल इन है, इसमें इज अ सबसेट या इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। ध्यान रखना, फाई जो होता है ये सभी का सबसेट होता है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। कुछ ज्यादा मोटा हो गया यार। ए, अब ए में देखना है, ए में 1 और 3 है। ए में क्या है? 1 और 3 है, और बी में 1 5 9 है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं हैं, तो ए इज नॉट अ सबसेट।
ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी, थर्ड वाला देखते हैं, ए सी, ए और सी में देखो तो इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, तो हो जाएगा, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्लियर, ए इज सबसेट ऑफ सी। और फोर्थ अपना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ए इज सबसेट ऑफ सी। और फोर्थ हो गया अपना बी और सी में बताना है, तो बी और सी में तुम देखोगे तो बी में 159 है और सी में भी 159 है, तो इस वजह से हम कह देंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। देखो बिलोंग्स टू का साइन अपना ऐसे था और सबसेट का साइन ये है, ठीक है। बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे हम ये कह सकते हैं, ए और बी को देखेंगे, ए और बी को देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू सी। 1 जो है ये बी से भी बिलोंग कर रहा है, ए सेट से भी बिलोंग कर रहा है, सी से भी बिलोंग कर रहा है, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू 5, 5 से, जो 5 सेट है उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 जो है, 3 बिलोंग कर रहा है ए से, 3 बिलोंग कर रहा है सी से, लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा है बी से, ठीक है। तो बिलोंग्स टू में एक एक एलिमेंट की बात होती है, और सेट में सबसेट जब करेंगे तो पूरे सेट की बात होगी कि ये हमारा सेट दूसरे सेट में प्रेजेंट है या फिर नहीं। एग्जाम्पल नंबर 10 में आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ए हमारा क्या है, ये भी नहीं बड़ा हो सकता है। ए हमारा क्या है, एक ए सेट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए, सॉरी मिट जाओ भाई, ये हमारे अंदर सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए सेट में इतने एलिमेंट हैं, बी सेट में ए बी सी डी, बी सेट में इतने हैं। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, हमें बताना है कि ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल होंगे। तो ए के सारे एलिमेंट देखो, ए अवेलेबल है लेकिन ई नहीं अवेलेबल है, तो हम इसमें कह देंगे नॉट अ सबसेट। वाई कह रहा है, तो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, सेट बी प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी में कहा, इज बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है, तो बी के क्या सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ए तो प्रेजेंट है लेकिन बी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो बी हमारा इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। रीजन वही लिख देंगे, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए, ठीक है। बात वही चीज है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान रखना, ए इज सबसेट ऑफ बी कहेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। एग्जाम्पल नंबर 11 में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इसमें बिलोंग्स टू और सबसेट दोनों एक साथ आ गया है, तो यहीं पर कंफ्यूजन जो बिलोंग्स टू और सबसेट में है वो थोड़ा सा और क्लियर होगी। क्लियर हम यहाँ पर करवा दिए हैं इस वाले उसमें, ठीक है। बिलोंग्स टू और सबसेट का क्या अलग अलग क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बिलोंग्स टू में एक एलिमेंट की बात होगी और सबसेट में पूरे के पूरे सेट की बात होगी, ठीक भाई। आ जाओ अपने स्लाइड पर। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ए बी और सी 3 सेट है हमारे पास। इफ ए बिलोंग्स टू बी, बहुत ध्यान से देखना, इफ ए बिलोंग्स टू बी कह दिया
मतलब जो सेट ए है पूरी तरीके से बी को बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट जो है पूरी तरीके से बिलोंग कर रहा है सेट बी को। और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। इज इट ट्रू, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए सबसेट हो सी का? A इज अ सबसेट ऑफ C, क्या ऐसा हो सकता है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा, बिलोंग्स आ गया है यहाँ पर, ये दिक्कत। यहाँ पर अगर सबसेट ऑफ B होता तब चीजें हो जाती। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ से हम एक A सेट लेते हैं, A सेट ले लेते हैं क्या 1, एक A सेट लेते हैं 1। बी सेट कह रहा है कि ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास होंगे। तो ए के पास एक एलिमेंट है क्या 1, ध्यान रखना इन द ब्रैकेट होगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी कह दिया, ए बिलोंग्स टू बी कह दिया, मतलब ए का एलिमेंट पूरी तरीके से उठा करके हम इस पे रखेंगे, और 2 और 3, ठीक है भाई, इस तरीके से। और एक हम लोग लेते हैं C, B इज अ सबसेट ऑफ C, इस तरीके से करके लिख रहा है। इसका मतलब B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, वो C में अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 1, मिट जा भाई, इसमें रहेगा तुम्हारा 2, 3 और 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात होती है कि A जो है वो C का सबसेट है कि नहीं। क्या A के जो एलिमेंट्स हैं, A के जो एलिमेंट हैं वो C में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं, बहुत ध्यान देखना। तो A के एलिमेंट तुम देखोगे, A के पास कौन सा एलिमेंट है 1, वो क्या C में प्रेजेंट है? तो नहीं है। भाई साहब यहां पे तुमको लग रहा होगा ये प्रेजेंट तो है, लेकिन यहां पर ये अंडर ब्रैकेट है, ठीक है, अंडर ब्रैकेट है, इसका मतलब इसकी कहानी कुछ अलग है। अगर यहां पर ये कहता कि क्या A बिलोंग्स टू C है, तो यस A बिलोंग्स टू C हो जाता, क्योंकि इसके पास ये जो चीजें हैं ये इसके पास है। लेकिन A इज अ सबसेट ऑफ C, तो A के पास एक एलिमेंट है 1, अंडर ब्रैकेट की बात नहीं करें, सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वो नहीं है, तो A नॉट बिलोंग्स टू C रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे हमने देख लिया है, यहां पे कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जांपल दो। तो A को लेट किया हमने अंडर ब्रैकेट 1, B जो है यहां पर बिकॉज A बिलोंग्स टू C है, मतलब A के सारे एलिमेंट जैसे के तैसे B से संबंध रख रहे हैं, तो उसी को उठा करके हमने रख दिया है, ठीक है। तो B की हमारे ये सेट आ गए, B के सभी सेट, B के सारे एलिमेंट हमारे C में प्रेजेंट रहेंगे, तो इस तरीके के एग्जांपल ले लिया आपने। अब हमें बताना है कि A जो है वो C का सबसेट है कि नहीं है, तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है 1, लेकिन इसके पास 1 नहीं है, इसके पास 1 नहीं है, ध्यान रखना। 1 होता तब जब इस तरीके से अलग से एक एलिमेंट रखा रहता, लेकिन ये अंडर ब्रैकेट है, इसकी कहानी कुछ अलग है, ठीक है। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ये बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यही क्वेश्चन फंसा सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लो भाई साहब। आगे चलते हैं, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब यहां पर कुछ रियल नंबर के सबसेट्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसे n इज अ सबसेट ऑफ z। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर के सबसेट होंगे भाई। नेचुरल नंबर तुम्हारे क्या है? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर क्या है? इंटीजर तुम्हारा निगेटिव इंटीजर भी है, निगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो इंटीजर में ही तो आएंगे, तो यस। और जितने भी इंटीजर होंगे वो अपने
इंटीजर जितने भी होंगे वो रैशनल नंबर के सबसेट्स होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जितने इंटीजर्स होंगे, अब इंटीजर्स में तुम कुछ भी ले लो, इंटीजर्स में -1 लो, तो -1 जो है वो क्या रैशनल नंबर का सबसेट है? रैशनल नंबर का सबसेट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, तो ये तो है ना। तो z जो इंटीजर है वो अपने रैशनल नंबर का सबसेट है। इसके बाद रैशनल नंबर जितने भी हैं वो रियल नंबर का सबसेट है। रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल। रियल नंबर एक ऐसा बैग है जिसमें सारे नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं सबके सब भरे हैं, तो रैशनल नंबर रियल नंबर का, आर फॉर रियल नंबर, ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी। टी जो होता है वो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो टी इज अ सबसेट ऑफ आर। टी इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में ही आता है, तो इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो रियल नंबर के ही डब्बे में होंगे। इसके बाद लास्ट, नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। टी फॉर क्या है, इरेशनल नंबर, इसको लिख लेना, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया होगा, एक ये भी टॉपिक था। अब अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसको भी यहां पर लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट लिए हैं तुम्हारे, 1 2 3 4। देखो कभी कभी इस तरीके के ब्रैकेट्स तुमको मिलेंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, और कभी इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है, कभी इस तरीके से ब्रैकेट तुमको मिलेंगे कि ए बी स्मॉल ब्रैकेट लगा रहेगा, कभी तुमको दोनों तरफ से ये बड़े वाले ब्रैकेट मिलेंगे, कभी तुम्हें एक तरफ बड़ा ब्रैकेट एक तरफ छोटा ब्रैकेट, और कभी स्टार्टिंग छोटे ब्रैकेट से होगी और एंडिंग बड़े ब्रैकेट से होगी। तो इनका क्या मतलब होता है, इसको भाई साहब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर तुम्हारा कहीं पर भी इस तरीके से छोटा वाला ब्रैकेट दिखता है तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। अगर एक भी तुमको स्मॉल ब्रैकेट दिख जाता है तो ये वाले में दोनों तरफ से बड़ा है तो ये अपना है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्या है ये, क्लोज्ड इंटरवल। ये वाले में एक तो एक ओपन है और एक क्लोज है। ठीक है, तो इसको अगर एक तरफ भी तुम्हारा स्मॉल ब्रैकेट दिख गया तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल। ये वाले में भी एक तरफ है तो ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से भाई। अगर तुम्हें छोटा ब्रैकेट दिख गया तो वो ओपन इंटरवल है, अगर तुमको दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है वो तो क्लोज्ड इंटरवल है भाई साहब। ठीक है, अब समझ जाओ इसका क्या मतलब होता है। अगर दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है, अगर दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है तो x की वैल्यू जो होगी वो उसमें a और b इंक्लूड नहीं रहेगा, उसमें a और b इंक्लूड नहीं रहेगा। a एंड b नॉट इंक्लूडेड, a और b इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, a और b इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इसको वाइट मिल जाएगा क्या, a और b इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इस तरीके से तुम्हारा दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब x जो है x में a और b की वैल्यू इंक्लूड रहेगी। a एंड b आर इंक्लूडेड। ठीक है, इन चीजों को तुम पहले से जानते हो, ये लेस देन और इक्वल टू या मोर देन और इक्वल टू, लेकिन ब्रैकेट्स
की यहाँ सिग्निफिकेंस बताई जा रही है कि अगर दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब जो दो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम इंक्लूड करेंगे। अगर छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहले ओपन और क्लोज इंटरवल समझ जाओ। अगर स्मॉल ब्रैकेट है कहीं पर भी, अगर एक भी स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो वो ओपन इंटरवल है, और अगर दोनों बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल है। अगर तुम्हारे दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगे हैं इसका मतलब दोनों ही वैल्यू x में इंक्लूड नहीं होगी, उसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी। यदि एक तरफ दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं इसका मतलब x की a और b दोनों वैल्यू ली जाएगी, वो भी ली जाएगी, उनके बीच में आने वाली भी वैल्यू ली जाएगी। अब यहां पर देखो इस तरीके से दिया गया है कि a के साथ तो बड़ा ब्रैकेट और b के साथ छोटा ब्रैकेट, मतलब a वैल्यू इंक्लूड करेंगे, b वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। a इंक्लूडेड, b नॉट इंक्लूडेड, b को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो तो एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो, परेशान मत हो। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा तो इसमें इस बार a को एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर हटा देंगे, b को इंक्लूड करेंगे। यहां पर देखो लिखा है ना x जो है वो a से ग्रेटर है लेकिन b से या तो बराबर है या तो छोटा है, तो इसमें क्या कहेंगे b इंक्लूडेड, a नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट रहेगा इंक्लूड करना है, छोटा ब्रैकेट रहेगा इंक्लूड नहीं करना है। जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट रहेगा उसको इंक्लूड नहीं करना है, जिसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट रहेगा उसको इंक्लूड करना है। तो कहोगे कि सर जी a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे तो करेंगे किसको? इनके बीच में आने वाले नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, इनके जो बीच में नंबर आएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। ये वाले में a और b इंक्लूड करेंगे और इनके बीच में जो नंबर आएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। कह दो सर जी कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको देखो, इफ a इक्वल्स टू -3,5। अभी तक हमको दूसरी तरीके से सेट देता था, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -3,5 देता था, लेकिन आज ये कुछ अलग तरीका बता रहा है -3,5। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं, अगर छोटे ब्रैकेट लगे हैं तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, जिधर ये छोटा ब्रैकेट लगा रहेगा उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और जिधर ये ब्रैकेट लगा है उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। बड़ा ब्रैकेट रहता है तो इंक्लूड होता है। तो a में कितने एलिमेंट्स आएंगे? -3 तो होगा नहीं, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इतने एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ रहे हो ना? जब फर्स्ट क्लास में तुम होमवर्क में ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगा दे रहे थे, गलत कर रहे थे। कितना गलत था यहाँ देख लो। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं भाई साहब, अगर तुमने इस तरीके से ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, छोटे छोटे ब्रैकेट लगे रहेंगे, इसका मतलब दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच में जो वैल्यू आई उनको इंक्लूड करना है। बी में हमें क्या कह रहा है, जो बी सेट है उसमें दे रहा है इस तरीके से ब्रैकेट -7, 9। अब देखो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, दोनों को इंक्लूड करना है। बड़ा ब्रैकेट मतलब इंक्लूड करना है, तो बी सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? -7, -6, -5। अब तुमको ये देखना है कि -7 से 9 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड, नंबर लाइन में राइट साइड बढ़ रहे हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या A इज सबसेट ऑफ B होगा? क्या A सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B हो गया होगा? तो देखो A के क्या सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं? तो बोलोगे यस। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। द सेट 0, ∞, 0, इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी वो भी पॉजिटिव का इन्फिनिटी है, इसका मतलब कहानी किधर बढ़ रही है? राइट साइड। 0 को इंक्लूड करेंगे क्या? 0 को इंक्लूड करेंगे क्या? तो कहोगे सर जी अगर बड़ा ब्रैकेट है तो इंक्लूड करेंगे भाई साहब। इन्फिनिटी है, अरे इधर छोटा ब्रैकेट है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएंगे?
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर सारे होंगे और जीरो होगा। माइनस इन्फिनिटी और जीरो, माइनस इन्फिनिटी और जीरो, इसमें ना तो माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करेंगे और ना ही जीरो को इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड किसको करेंगे, तुम सोचो। एक माइनस का इन्फिनिटी है और एक जीरो है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। इनके बीच में कितने होंगे, तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना है और इन्फिनिटी नहीं लेना है, इनके बीच का लेना है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें सभी इंटीजर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो हो। जीरो बीच में होगा ना, तो सभी के सभी होंगे। ध्यान रखना, छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट मतलब दोनों वैल्यू, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेनी है। बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, जिधर बड़ा ब्रैकेट लगा है वो वाली वैल्यू लेनी है और उनके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि नहीं ये वाली बात, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। अब कोई भी इंटरवल तुमको दिया गया है, चाहे ए बी दिया है, चाहे इस तरीके से दिया है, चाहे इस तरीके से दिया है और चाहे तो इस तरीके से दिया है। अगर लेंथ की बात की जाए कि इस सेट की लेंथ क्या होगी, इस सेट की लेंथ क्या होगी, तब हम क्या करेंगे, b माइनस ए कर देंगे। जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी उसमें से फर्स्ट वैल्यू घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इस तरीके से हम लोग बता देंगे, उसको हम लोग लेंथ कहते हैं। ठीक भाई। अब लास्ट टॉपिक अपना आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट एक प्रकार का ऐसा सेट होता है, सिंपल सा समझ लो, एक प्रकार का ऐसा सेट होता है जिसमें सभी सेट्स आते हैं। ठीक है, मतलब तुमको यहां पर एक ए सेट दिया रहेगा, एग्जांपल के तौर पे एक ए सेट दिया रहेगा, एक बी सेट दिया रहेगा, एक सी सेट दिया रहेगा, एक डी सेट दिया रहेगा, एक तुम्हारे पास डी सेट रहेगा और एक तुम्हारे पास ई सेट रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि E इज अ यूनिवर्सल सेट। E जो है इन सभी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि A, B, C, D सभी के सभी उसमें आ रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, A बिलोंग्स टू E, A बिलोंग्स टू E नहीं होगा, A नॉट बिलोंग्स टू E होगा, लेकिन A इज अ सबसेट ऑफ E होगा। ठीक है, A बिलोंग्स टू E का मतलब होता है कि 1 और 2 ये पूरा का पूरा इस तरीके से जाए और इसके अंदर रहे। मतलब कि A बिलोंग्स टू E कब होता इसको समझो, अगर E सेट में इस तरीके से दिया रहता। ठीक है, वो जो अभी एग्जांपल था उसमें भी कंफ्यूजन होगी, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, वो A बिलोंग्स टू E होता जब इस तरीके से रहता कि 1 2 दिया रहता और उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया रहता, तो A जो है वो E से बिलोंग भी करता और A जो है वो सबसेट ऑफ E भी होता। ठीक है, क्योंकि इसके पास सबसेट में जरूरी होता है कि जो एलिमेंट्स हो वो अलग अलग दिए हों। बिलोंग्स में मतलब होता है कि पूरे के पूरे दिए हों। ठीक है, तब शायद हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करना, फिर से हम जो बोले हैं उसको देखना, नहीं आता तो शाम को एक बार फिर पूछ लेना। तो इस तरीके से आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, कुछ अच्छी कुछ खराब। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू की वजह से क्लास अच्छी तरीके से अरेंज नहीं हो पाई, फिर भी एक अच्छे लर्नर की यही पहचान होती है कि सभी स्थिति में सीखा जाए। तो हम लोगों ने सीखा आज
तो आई होप सो कि सभी चीज़ें सही समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत होती तो बताओ। तो तुम्हारा काम रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं उसको कॉपी में लिख लेना, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे आओ और सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।